नमस्कार दोस्तों, प्रबोधायस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज इसको शुरू कर रहे हैं जो कि एमसीक्यू के इसमें प्रश्न रहने वाले हैं और जो प्रश्न हैं ये जो जिस प्रकार से वर्तमान में प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, उस प्रकार के प्रश्न हमारे द्वारा यहाँ पे बनाए गए हैं, जिससे जो है हमें जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें जो है सहायता मिल सके और हमारे जो प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करने में जो है आसानी महसूस करें। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ये जो हमारा राजनीति विज्ञान है, जो संसद वाला चैप्टर है वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। ये जो परिचय वाला चैप्टर है वहाँ से कुछ प्रश्न बनाए गए हैं, तो शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है यहाँ पे, संसदीय लोकतंत्र वह है जहाँ आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। जन सहभागिता और संभ्रांत वर्ग के शासन के बीच संतुलन होता है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। और तीसरा ऑप्शन बोल रहा है यहाँ पे कि जो सांसदों को अपने निर्वाचकों की ओर से विचार और कार्य करने का उत्तरदायित्व प्रत्यायोजित किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए या चुनिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 1, 2 और 3 तीनों सही है। ऑप्शन बी है 2 और 3 सही है और ऑप्शन सी कह रहा है कि 1 और 3 सही है और ऑप्शन डी केवल 2 सही है। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न को देखते हैं, यहाँ बोल रहा है संसदीय लोकतंत्र, संसद की बात करिए, संसदीय लोकतंत्र की यहाँ पे जो बात की जा रही है। तो यहाँ पे जन सहभागिता और संभ्रांत वर्ग, यहाँ पे संभ्रांत वर्ग आ रहा है। संभ्रांत वर्ग का मतलब हो गया कि एक ऐसा वर्ग जिसकी जनसंख्या तो कम है, पॉपुलेशन क्या है, कम है, लेकिन इसका जो योगदान है वो योगदान जो है आपके वित्त में या अर्थव्यवस्था में जो है अधिक है। ऐसे वर्ग को जो है आपके संभ्रांत वर्ग कहा जाता है। तो एक संसदीय लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता यही है कि जो जन सहभागिता है, यानी जो आम जन है, आम जनमानस है, उनकी सहभागिता और जो संभ्रांत वर्ग है इनकी सहभागिता के बीच में क्या है, संतुलन होना चाहिए। तो ये ऑप्शन 1 तो यहाँ पे सही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो सरकार है, सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है। अब यहाँ पे क्या है, बात की जा रही है सरकार की, यानी मंत्रियों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जब हम लोकसभा में अपने मंत्रियों को भेजते हैं या विधानसभा में अपने जो नेता है उनको भेजते हैं, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे मंत्रियों का चयन किया जाता है और इन मंत्री जो ये मंत्री होते हैं ये मुख्य रूप से जो क्या है अपने जो ये निर्वाचित प्रतिनिधि है इनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर ये यहाँ पे जवाबदेही नहीं देते हैं तो यहाँ पे जो ये प्रतिनिधि है यहाँ पे निर्वाचित, ये क्या है, इन पर वीटो लगा सकते हैं या इनको जो है यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव दे के जो है इनको यहाँ पे पद से हटा सकते हैं। इसलिए जो है ये मुख्य रूप से क्या है, जो प्रतिनिधिमंडल है या जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उनके प्रति क्या है, उत्तरदायी होता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा है कि सांसदों को अपने निर्वाचकों की ओर से विचार और कार्य करने का उत्तरदायित्व प्रत्यायोजित किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो जनता है, हर व्यक्ति जो है यहाँ पे संसद तक नहीं पहुंच सकता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो आम जनमानस है ये अपना एक प्रतिनिधि भेजता है जिसको जो है आप सांसद कहते हैं। और ये सांसद क्या है, यहाँ पे संसद में अपनी जनता की मांग रखता है, अपने क्षेत्र की मांग रखता है या वहाँ की बातें रखता है जो वहाँ की समस्या रहती है। तो यहाँ पे जो है ये प्रश्न जो ऑप्शन 3 है ये भी सही है। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर देखें तो यहाँ पे 1, 2 और 3 ये तीनों जो क्या है आपके सही उत्तर हो जाएंगे। यहाँ पे जो इसकी व्याख्या की गई है कि जो संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था में जन सहभागिता और संभ्रांत वर्ग के शासन के मध्य संतुलन स्थापित होता है। तो ऑप्शन 1 सही है। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है कि अपनी प्रकृति के अनुरूप संसदीय लोकतंत्र में उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन किया जाता है। इसी कारण इसे उत्तरदायित्व सरकार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें सरकार विधायिका के प्रति जो उत्तरदायी होती है और इनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक उन्हें विधायिका या संसद का विश्वास प्राप्त है। अतः कथन 2 भी क्या है, सत्य है। और यहाँ पे तीसरा क्या बोल रहा है कि संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचकों की ओर से विचार और कार्य करने का उत्तरदायित्व सांसद को दिया जाता है। तो कथन 3 भी क्या है, सत्य है। अब यहाँ पे जो अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंशियल स्वरूप की सरकार की विशेषता है। यहाँ पे अध्यक्षात्मक
सरकार की बात करें तो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति जहाँ प्रमुख है, जैसे कि आपके अमेरिका हो गया, अमेरिका में राष्ट्रपति है, जैसे यूक्रेन है, रशिया है, यहाँ पे जो है अध्यक्षात्मक सरकार पाई जाती है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पूछ रहा है आपको कि यहाँ पे आपको बताने कि अध्यक्षात्मक स्वरूप सरकार की विशेषता कौन सी है। यहाँ पे दे रखा है कि राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है, एक है। दूसरा है, यह विधायी और कार्यपालिका कृत्यों को पृथक नहीं करता है। और तीसरा बोल रहा है कि राष्ट्रपति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करता है। और चौथा है, राष्ट्रपति की पदावधि विधानमंडल पर निर्भर करती है। तो ये यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसमें हमको सिर्फ केवल ऑप्शन एक सत्य दिख रहा है कि राष्ट्रपति और जो है विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है, इसको जो है अलग से चुना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे यह विधायी और कार्यपालिका के कृत्यों को पृथक करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और राष्ट्रपति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करता है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति की पदावधि विधानमंडल पर निर्भर करती है, यहाँ पे विधानमंडल का कोई लेना देना नहीं होता है। तो केवल यहाँ पे ऑप्शन एक हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम इसकी व्याख्या देखते हैं तो व्याख्या में क्या है कि जो अध्यक्षात्मक स्वरूप की सरकार की विशेषताएं हैं कुछ इस प्रकार से है। राष्ट्रपति क्या है, प्रतीकात्मक राज्याध्यक्ष नहीं होता है, ये क्या होता है, वास्तविक राज्याध्यक्ष होता है। जैसे कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में राष्ट्रपति क्या है, प्रतीकात्मक अध्यक्ष है। सारी पावर किसके पास रहती है, प्रधानमंत्री के पास रहती है। लेकिन जो अध्यक्षात्मक सरकार होती है वहां पे जो सारी पावर किसके पास रहती है, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जो पूरी पावर का उपयोग करता है। दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का चयन तो जनता सीधे करती है, या फिर इसी उद्देश्य के लिए जो निर्वाचित निर्वाचक मंडल के द्वारा जो है यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ना कि यहाँ पे जो है जो संसदीय सदस्य है उनके द्वारा चुनाव किया जाता है। तीसरा है, राष्ट्रपति विधानमंडल का अंग नहीं होता है, इसलिए सामान्य स्थितियों में विधानमंडल उसे हटा नहीं सकता है। इसलिए विकल्प एक सही है, बाकी जो आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगला है, कार्यपालिका को विधायिका की जिम्मेदारियां नहीं निभानी होती है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय परिसंघवाद की विशेषता नहीं है। यहाँ पे भारतीय परिसंघवाद की विशेषता की बात कर रहा है। तो पहला है, प्रत्येक राज्य सरकार की स्वयं की शक्तियां होती है, ऑप्शन ए। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि न्यायालयों को संविधान और सरकार की विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वाचन करने की शक्ति है। तीसरा है, राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ है। और डी है, सरकार के हर स्तर के लिए राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट है। अब आपको क्या बताना है कि इनमें से जो कौन सी ऐसी भारतीय परिसंघ की विशेषता है जो इनमें से नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की, प्रत्येक राज्य सरकार की स्वयं की शक्तियां होती है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पे जो राज्य को पूर्ण अधिकार दिया गया है कि वो जो अपने अनुसार अपने राज्य के लिए नियम कानून बना सकता है, नए नए संशोधन ला सकता है जो केवल उसी राज्य में लागू हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है राज्य को पूर्ण शक्ति दी जाती है। दूसरा है कि न्यायालयों को संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वाचन करने की शक्ति है। तो ये कथन भी सही है, क्योंकि अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में क्या है, एकल न्यायिक व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पे जो एकल न्यायिक व्यवस्था है जो केंद्र और राज्य दोनों सरकार के लिए लागू होती है। तो ये ऑप्शन बी भी सही है। लेकिन ऑप्शन 3 यहाँ पे क्या कह रहा है कि राज्य केंद्र सरकार के अधीनस्थ है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राज्य जो है केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है, जबकि क्या है ये उसके अगर हम बात करते हैं इसकी, तो जो राज्य है राज्य केंद्र सरकार के अधीनस्थ ना होकर क्या है, इसके स्वायत्त इकाई है। राज्य क्या है, एक स्वायत्त इकाई के रूप में जो है यहाँ पे केंद्र सरकार के साथ कार्य करता है। यहाँ पे जो राज्य है, राज्य को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है, या वो यहाँ पे अलग होने की मांग नहीं कर सकता है। ये क्या है, यहाँ पे राज्य के साथ स्वायत्त निकाय। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्या है, सरकार के हर स्तर के लिए राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट है। यहाँ पे स्पेशली संविधान में प्रावधान किया गया है कि किस प्रकार से जो है राजस्व का आवंटन किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो ये कथन भी क्या है, सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कथन सी है ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पे कुछ इसकी जो विशेषता है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भारतीय
परिसंघवाद की विशेषताएं, पहले यहाँ दोहरी शासन पद्धति देखने को मिलती है, एक केंद्र सरकार की, दूसरी राज्य सरकार की। केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन देखा जा सकता है, तो ये भी यहाँ पे पॉइंट बनता है। अगला है संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के उपयुक्त निर्वचन और उसके संरक्षण के लिए जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है, एक लिखित संविधान की उपस्थिति है। इसके अलावा राजस्व के स्रोतों का विभाजन सरकार के हर स्तर पर स्पष्ट रूप से किया गया है। यहाँ पे आपको एकल नागरिकता देखने को मिलती है, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसके अलावा राज्य केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है, ये क्या है, स्वायत्त इकाई है। इसलिए क्या है, जो विकल्प 3 है वो क्या है, गलत है। अब अगला जो प्रश्न है ये भी आपके जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उससे संबंधित है। प्रश्न पूछ रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। आपके पास ऑप्शन 1, 2 दे रखे हैं यहाँ पे। पहला बोल रहा है कि शासनाध्यक्ष राज्य अध्यक्ष भी होता है, ठीक है, राज्य का अध्यक्ष भी होता है। दूसरा बोल रहा है कि कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ये आपके पास दे रखा है। ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन बी बोल रहा है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन बी है केवल 2 और ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की, तो यहाँ पे जो शासन अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, राज्य अध्यक्ष होता है। यानी ये क्या है, पूरे राज्य का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा जो कार्यपालिका की विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है। यहाँ पे कार्यपालिका के पास ये पूरा अधिकार दिया गया है कि जो यहाँ पे राज्य अध्यक्ष द्वारा कार्य किए गए हैं उन पर क्या है, ये वीटो लगा सकती है। तो यहाँ पे जो है आपके पास कथन 1, कथन 2 दोनों सत्य है। तो जो ऑप्शन सी है ये क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसकी व्याख्या देखते हैं तो क्या कह रहा है कि राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या फिर जनता द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्वाचित निर्वाचक गण द्वारा होता है। ठीक है, राष्ट्रपति केवल प्रतीकात्मक राज्य अध्यक्ष नहीं होता है अपितु वास्तविक राज्य अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है और वह जो विधानमंडल का अंग नहीं होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति पर यह बाध्यता नहीं होती कि वह विधायिका के सदस्यों में से अपने मंत्रिमंडल का चयन करे। कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है, इसलिए कथन 1 और 2 दोनों क्या है, सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बोल रहा है संकीर्ण राजनीति संस्कृति सामान्यतः कहाँ देखी जाती है। ऑप्शन ए है विकासशील समाज में, ऑप्शन बी है बहुदलीय पद्धति वाले समाज में, ऑप्शन सी है विकसित समाज में और ऑप्शन डी है राजतंत्रीय समाज में। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं संकीर्ण राजनीति की, तो संकीर्ण राजनीति जो है मुख्य रूप से आपके जो विकासशील समाज है यहाँ पे देखने को मिलती है। अभी यहाँ पे जो संकीर्ण राजनीति है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था से जो है जहाँ जो आपके एक तो नागरिक है और दूसरे आपके सरकार और क्या है, शासन है, शासन व्यवस्था। नागरिक और सरकार और शासन व्यवस्था के मध्य जो है क्या होता है, सीमित जागरूकता होती है। यहाँ पे लोग इतने जागरूक नहीं हैं कि सरकार और शासन के बारे में जो है वो पूरी बातें जाने। यही कारण है कि हम जो बिना कुछ भरोसा किए सीधे मतदान देते हैं या भरोसा कर लेते हैं जो सरकार कह रही बस वही सत्य है, हमें अपने पूर्ण राइट नहीं पता है। तो ये जो है जो संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति है ये इसकी क्या है, मुख्य विशेषता है। तो जो ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य उस राजनीतिक व्यवस्था से है जहाँ नागरिकों को सरकार व शासन व्यवस्था के बारे में केवल सीमित जागरूकता होती है। सामान्यतः यह जो विकासशील समाज है वहाँ पे दिखाई देती है, इसलिए जो विकल्प एक सही है। अगर हम बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति की तो ये क्या होती है, मुख्य रूप से 4 वर्गों में जिसको विभाजित किया जा सकता है। इसमें पहला आपका है संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति जो कि यहाँ पे हमने इसके बारे में जाना। दूसरा होता है प्रतिभागी राजनीतिक संस्कृति, इसमें क्या होता है सामान्यतः विकसित समाज में जो है आपको प्रतिभागी राजनीतिक संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है नागरिकों को राजनीतिक तंत्र के बारे में पर्याप्त जानकारी होती है। जो विकासशील देश है
उन देशों में जो मुख्य रूप से प्रतिभागी राजनीतिक संस्कृति देखने को मिलती है। इसके अलावा तीसरा होता है विषयक राजनीतिक संस्कृति, और ये क्या होती है, सामान्यतः राजतंत्र समाज में पाई जाती है, जहां नागरिकों को राजनीतिक तंत्र के बारे में जागरूकता होती है, चाहे वे उसे पसंद करते हो या नहीं करते हो। इसके अलावा एक और होती है चौथा, उसको बोलते हैं राजनीतिक उप संस्कृति। राजनीतिक उप संस्कृति, इसमें क्या होता है कि जब राजनीतिक व्यवस्था समाज की तेजी से बदलती जरूरतों के अनुरूप जो है आगे बढ़ती है, तो उसको जो है आपके राजनीतिक उप संस्कृति के नाम से जानते हैं। नहीं सॉरी, यहाँ पे उल्टा बोल रहा हूँ मैं। जो राजनीतिक उप संस्कृति होती है, क्या होती है कि जब राजनीतिक व्यवस्था में जो समाज है, समाज तो आगे तेजी से बदलती जरूरतों के अनुरूप आगे बढ़ने में क्या होता है, असमर्थ होता है। आगे बढ़ने में क्या है, असमर्थ है, तो उसको जो है आपके राजनीतिक उप संस्कृति कह सकते हैं। ये जो मुख्य रूप से उन देशों में पाई जाती है जहां अभी ये विकास शुरू नहीं हुआ है। अगला है हमारे पास जो प्रश्न, वो है संवैधानिक शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों को आप पढ़ेंगे, उसके पश्चात जो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि यह सीमित शासन का एक रूप है। इसके अलावा ऑप्शन बी है ऐसा शासन है जहां संविधान लोक प्राधिकार का आधार है। और तीसरा बोल रहा है कि ऐसा शासन है जहां सम्राट राज्य का औपचारिक अध्यक्ष है। और ऑप्शन 4 है कि ऐसा शासन है जहां सदैव सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? सही कथनों का आपको चयन करना है। प्रश्न नंबर 6, तो आपके पास ऑप्शन 1 है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2 और 4, और ऑप्शन डी है केवल 1 और 3। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं संवैधानिक शासन के बारे में। अगर हम संवैधानिक शासन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको सीमित शासन का एक रूप देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या पूरा संविधान पर डिपेंड है। अगर जो संविधान में चीजें कह रखी है उससे बाहर जाएंगे तो लोग क्या कर लेंगे, उसका विरोध कर लेंगे। तो यहाँ पे जो संविधान एक बाधा के रूप में खड़ा रहता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है ऐसा शासन है जहां संविधान लोक प्राधिकार का आधार है। तो ये भी सही है, क्योंकि पूरे जो सरकार है ये संविधान के अनुसार चलती है। और ऑप्शन 3 है ऐसा शासन है जहां सम्राट राज्य का औपचारिक अध्यक्ष है। ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि हर राष्ट्र में ऐसा नहीं देखने को मिलता है जहां पर जो सम्राट क्या है, राज्य का औपचारिक अध्यक्ष हो। ये कुछ कुछ राष्ट्रों में ऐसा है, जैसे कि आपका ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में जो सम्राट क्या होता है, औपचारिक अध्यक्ष होता है, जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं होता है। ऐसा शासन है जहां सदैव सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात करते हैं तो ये संविधान की विशेषता नहीं है, ये क्या है, लोकतंत्र की विशेषता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 और 4 है ये गलत हो जाएंगे, और ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएंगे। तो इसके अनुसार आपका जो ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम इसकी व्याख्या देखते हैं तो व्याख्या में है संवैधानिक शासन सीमित शासन का रूप होता है, ठीक है, जहां शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलाया जाता है, अर्थात संविधान ही लोक प्राधिकार का आधार होता है। अतः 1 और 2 क्या है, सही है। दूसरा, संवैधानिक शासन में सम्राट राज्य का औपचारिक अध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि केवल कुछ संवैधानिक शासन वाले देशों में वह जो अनौपचारिक प्रधान के रूप में होता है, जैसे ब्रिटेन है। अतः कथन 3 क्या है, सही नहीं है। इसके अलावा जो अगला है सदैव सार्वभौम जो वयस्क मताधिकार का प्रावधान है, ये उदार लोकतंत्र की एक विशेषता है, न कि संवैधानिक शासन की, इसलिए कथन 4 भी क्या है, असत्य है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, ये आपके शासन व्यवस्था के अंगों में शामिल है। आपके पास 4 ऑप्शन है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और नगर पालिका। तो यहाँ पे अगर हम शासन व्यवस्था के अंगों में शामिल है की बात करते हैं तो आपके पास जो 4 ऑप्शन है इनके विकल्प दे रखे हैं 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 4, और ऑप्शन डी है उपयुक्त
सभी। तो यहाँ पे अगर हम शासन व्यवस्था के अंगों में शामिल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मुख्य रूप से कार्यपालिका देखने को मिलती है, विधायिका देखने को मिलती है और न्यायपालिका देखने को मिलती है, जो कि क्या है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पे जो है नगर पालिका नहीं होगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी है ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसकी व्याख्या देखते हैं तो विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, और कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून लागू करने व शासन चलाने का काम देखते हैं, जबकि न्याय की व्यवस्था न्यायपालिका द्वारा की जाती है। संविधान में जो है इन तीनों को ही शासन व्यवस्था का अंग माना गया है, इसलिए कथन 1, 2 और 3 क्या है, सही हो जाएंगे। अगला है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, आपको इन 2 कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। तो आपके पास पहला दे रखा है कि सार्वभौम भौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा बोल रहा है कि लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको इसमें से एक सत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे केवल एक ऑप्शन बी है, केवल 2 ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पे पहला कथन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब ये कथन सत्य है। अगला है लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। ये बिल्कुल सही है। अगर हमको लगता है कि कोई सरकार कार्य अच्छा करती है तो लोग उसका परिणाम क्या देते हैं कि अगली बार जो उसे चुन के संसद में भेजते हैं। अगर उसके कार्यों से लोग खुश नहीं होते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम जब भी वो इलेक्शन लड़ता है तो उसको क्या है, सरकार जो आम जनता है उसे नकार देती है। तो यहाँ पे जो आपका जो सी है ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे इसकी व्याख्या देखें तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। इसी अधिकार का प्रयोग करके लोग अपनी मनपसंद सरकार को चुनते हैं। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इसलिए दोनों कथन क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्नों में है भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला है राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। दूसरा बोल रहा है कि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल जो है वही करता है। तीसरा है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है। चौथा है संसद केवल लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से असत्य है? केवल 1 और 2, बी है 1, 2 और 3, और सी है केवल 3 और 4, या फिर जितने भी सारे कथन दिए गए हैं ये क्या है, असत्य है। तो यहाँ पे अगर हम इन कथनों को देखते हैं, यहाँ पे जो पहला कथन बोल रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, यहाँ पे ये कथन क्या है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है, तो ये भी क्या है, कथन है सत्य है। यहाँ पर दोनों पॉइंट क्या है, सही है, तो इसका मतलब पहला कथन सत्य है। दूसरा बोल रहा है कि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि पूरा सरकार जो है यहाँ प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही है। दूसरा, सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल भी प्रधानमंत्री करता है, तो ये कथन भी सत्य है। तीसरा बोल रहा है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है, तो ये कथन क्या है, गलत है। यहाँ पे जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वेच्छा से नहीं करता है, जबकि क्या है, ये राष्ट्रपति के जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के कहने पर ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। अगला, जो संसद केवल लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, गलत। जो संसद है, संसद में आपकी लोकसभा होती है, लोकसभा, राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इन तीनों से मिलकर जो है आपकी संसद बन
यहाँ पे शायद लास्ट में आवाज आना बंद हो गई थी, तो यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 10 है, यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र में सत्ता के क्षैतिज बंटवारे की को निरूपित करता है? यहाँ पे कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, दूसरे में था केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार, और विकल्प दे रखे थे आपके पास। विकल्प 2 में दिया गया है, ये थोड़ा सा भी लास्ट में आवाज़ कट गई होगी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जो हमारा माइक है ये इसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे विकल्प में है केवल 1, केवल 2, 1, 2 और दोनों, और डी है न तो 1 और न ही 2। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था जो क्षैतिज, अगर हम लोकतंत्र में सत्ता के क्षैतिज बंटवारे की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, ये क्या है, क्षैतिज रूप से इनको शक्तियाँ बंटी हुई है। कार्यपालिका की शक्ति, विधायिका की शक्ति और न्यायपालिका की शक्ति, और तीनों मिलकर जो क्या है ये कार्य करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे ऊपर केंद्र सरकार होता है, उसके नीचे राज्य सरकार होता है और उसके नीचे आपकी स्थानीय सरकार होती है। और यहाँ पे आपके ऊर्ध्वाधर विभाजन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, जबकि जो यहाँ पे कार्यपालिका, विधायक और न्यायपालिका है, इसमें हमको क्या है, क्षैतिज बंटवारा देखने को मिलता है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन 1 है यानी ए आपका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर 1 है। अगर हम इसकी व्याख्या देखते हैं तो व्याख्या में लिखा क्या है कि केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर की सरकारों के रूप में सत्ता का बंटवारा क्षैतिज न होकर क्या होता है, ऊर्ध्वाधर प्रकृति का होता है, इसलिए कथन 2 क्या है, गलत है। कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका एक ही स्तर पर रहकर क्या है, अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तथा निर्णय एवं संतुलन की व्यवस्था की पूर्ति करते हैं, इसलिए कथन 1 क्या है, सही है। तो यहाँ पे ये हमारे आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे जिनको हमने यहाँ पे देखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करेंगे। अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक के जो अगले 10 प्रश्न लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तभी जो है ये सीरीज आगे बढ़ेगी, अदरवाइज इसको यहीं पर जो है रोक दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।